अगेन आप लोगों का वेलकम है आज के इस हेल्थ अवेयरनेस जूम मीटिंग पे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्यूरक्यूमिन, यानी कि इसको हम हेल्थ गोल्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्यूरक्यूमिन का जो कलर होता है, यानी कि हल्दी में जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जिसके कारण हल्दी का जो कलर होता है येलो, वो क्यूरक्यूमिन के कारण होता है। तो येलो गोल्डन इसका कलर है, इसलिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हम इसको हेल्थ गोल्ड भी बोल सकते हैं जर्नल लैंग्वेज में। आज आइए इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि क्यूरक्यूमिन एग्जैक्टली है क्या। देखिए, ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि हल्दी में येलो कलर जिसके कारण पाया जाता है, वो क्यूरक्यूमिन ही है। यानी कि हल्दी का बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, टर्मरिक का बायो एक्टिव मॉलिक्यूल क्यूरक्यूमिन पाया जाता है हल्दी में। मोस्ट रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल मॉलिक्यूल आप इसको बोल सकते हैं। रिसेंटली यदि लास्ट डिकेड की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टडी किसी एक नेचुरल बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स पे, इंग्रेडिएंट पे हुआ है तो वो क्यूरक्यूमिन है। देखिए, ये हल्दी में जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं उनमें क्यूरक्यूमिनोइड कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उस क्यूरक्यूमिनोइड का ही एक हिस्सा क्यूरक्यूमिन है। यानी कि क्यूरक्यूमिनोइड में लगभग 60 से 70% क्यूरक्यूमिन बायोएक्टिव पाया जाता है, और उसके साथ साथ दूसरे क्यूरक्यूमिनोइड्स भी होते हैं, वो भी हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिटेड होते हैं। और इस C3 क्यूरक्यूमिन में और मार्केट के क्यूरक्यूमिन में डिफरेंस क्या है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन है बायोप्रीन के साथ, और बायोप्रीन इसलिए डाला गया है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाए, आप खाएं और आपकी बॉडी में इसके जो औषधीय गुण है वो ज्यादा यूटिलाइज आप कर पाए, इसलिए इसमें बायोप्रीन डाला गया है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये मार्केट से इसको अलग कैसे बनाता है, किन किन कारणों के कारण हमारा क्यूरक्यूमिन बेस्ट है जो C3 के नाम से है, और जो मार्केट में आता है उसमें और इसमें क्या क्या मेन मेन डिफरेंस है। और इसकी यदि एक सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी पे बात किया जाए तो वो पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। एंटी इंफ्लामेटरी का मतलब है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब है कि सूजन। आपके शरीर में किसी भी कारण के कारण, चोट लगने के कारण, इन्फेक्शन के कारण, पेस्टिसाइड के साथ, पोल्यूशन के कारण, लाइफस्टाइल के कारण सूजन जो आ जाती है, वो सूजन के कारण ही वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। सूजन को इंग्लिश में ही इन्फ्लामेशन बोला जाता है। तो हल्दी का जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है क्यूरक्यूमिन, वो एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन के अगेंस्ट काम करता है और हमें बीमारी से बचाता है। और इसको आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली ये कैसे कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इन्फ्लामेशन क्या है और इसमें इसका रोल क्या है बीमारी के संबंध में। इन्फ्लामेशन और डिजीज, देखिए मेन कॉज बहुत सारी बीमारियों में इन्फ्लामेशन का होता है। सूजन पहले आती है, उसके बाद धीरे धीरे वहां ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ब्लड सप्लाई रुकने के बाद उस एरिया में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और वो धीरे धीरे डैमेज या उसकी जो ऑप्टिमम वर्किंग है वो इनिबिट होती है, यानी कि वो कमजोर पड़ जाती है, इसलिए वो बीमारी का रूप ले लेता है। तो यह जब इन्फ्लामेशन क्रोनिक हो जाए तो वो एक डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। देखिए, इन्फ्लामेशन और डिजीज, वो इन्फ्लामेशन के कारण पल्मोनरी डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि आपकी है लंग्स और यानी कि फेफड़ों से रिलेटेड कोई बीमारी है, सांस से रिलेटेड कोई बीमारी है। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, हाइपरटेंशन के पीछे भी इन्फ्लामेशन को बहुत बड़ा रीजन माना गया है। कैंसर के पीछे भी रीजन माना गया है। कोरोनरी वेस्कुलर डिजीज, जो हृदय और खून की नलियों से संबंधित जो बीमारियां हैं, उनमें भी इन्फ्लामेशन को बहुत बड़ा रीजन माना गया है। डायबिटीज 2 में भी पैनक्रियाटिक की बीटा सेल्स पे इन्फ्लामेशन के कारण हुए, उनमें उनकी एक्टिविटी कमजोर पड़ जाना, तो उसके पीछे भी इन्फ्लामेशन। अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और सो मेनी आज लाइफस्टाइल रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसमें इन्फ्लामेशन एक मेन रीजन है। अब देखिए, इन्फ्लामेशन आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई बीमारी इन्फ्लामेशन से है। देखिए, किसी भी बीमारी के पीछे यदि आपने ITIS, आइटिस लिखा मिले, जैसे आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, साइनेसाइटिस, गैस्ट्रिटाइटिस और रेनेटाइटिस, ऐसी जिसके पीछे भी आइटिस से आपको लगा मिले, तो उसका सीधा मतलब है कि ये इन्फ्लामेशन से फैलने वाली ही बीमारी है, इसके पीछे इन्फ्लामेशन ही मेन रीजन है। तो आपको आराम से पहचान पाएंगे कि ये बीमारी इन्फ्लामेशन से है, किस चीज से है, जिसके पीछे आइटिस लिखा हो, उसके उसका मतलब है ये बीमारी का जो मेन कोज है वो इन्फ्लामेशन है, राइट। देखिए, इसके पीछे यदि साइंस जानने की कोशिश करेंगे तो हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है
जिसको हम कोशिका बोलते हैं, जिसको हम सेल बोलते हैं इंग्लिश में, हर सेल में एक एनएफकेबी नाम का सपोज करें एक बटन टाइप का, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, ऐसे ही एक एनएफकेबी नाम का स्विच होता है। यदि वो ऑन हो जाए तो इन्फ्लामेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। तो इसका मतलब ये है कि उसको ऑन होने से बचाना है, यानी कि उसको ब्लॉक करना है कि वो ऑन ना हो। ऑन होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, सूजन आएगी, सूजन लगातार बढ़ती जाएगी, उस एरिया में ब्लड की सप्लाई रुकेगी और वो बीमारी का रूप ले लेगी। तो यानी कि एनएफकेबी हर सेल में होता है। ये तो एक्टिव होगा तो इन्फ्लामेशन, या एक्टिव नहीं होगा तो ये इन्फ्लामेशन से बचा रहेगा। तो एनएफकेबी एक्टिवेशन को हमने स्टॉप करके ही हम बीमारी से और इन्फ्लामेशन से बच के हम अपनी बीमारी पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो एनएफकेबी के एक्टिवेशन के फैक्टर यदि हम जाने कि वे किस किस चीज के कारण ये एक्टिवेट होता है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उनमें से स्ट्रेस एक मेन रीजन, आज के लाइफस्टाइल से हम टाइम पे खाना नहीं, सोना नहीं, रेस्ट नहीं करना प्रॉपर, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी कंपटीशन है हमारे सामने, तो स्ट्रेस एक रीजन होता है जो कि एनएफकेबी की एक्टिविटी को बढ़ाता है, उसके एक्टिवेशन का काम करता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन ज्यादा होती है हमारे शरीर में। इन्फेक्शन हो सकता है वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, जैसे आज आप देख पा रहे हैं कोरोना के टाइम में जो इन्फेक्शन है वो भी हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, लंग्स में पस बनना स्टार्ट होता है इन्फ्लामेशन के कारण, और पस के कारण हमारा जो लंग्स है या फेफड़े हैं वो पस से भर जाते हैं, जिसके कारण एयर पैसेज रुक जाते हैं, यानी कि हमारे ऑक्सीजन का आदान प्रदान ब्लड से और जो हम लेते हैं उसका आदान प्रदान कम हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ आती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन कमी होने की वजह से समटाइम कैजुअलिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस केस में भी क्यूरक्यूमिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। फ्री रेडिकल, हर सांस में ऑक्सीडेशन होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाती है और एनर्जी हमारी बॉडी में मिल जाती है। तो उसमें एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको आरओएस बोलते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ये हमारी हर सेल के लिए एक तरीके के लिए डेंजरस है, पर हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम होता है, वो इसको ब्लॉक करके रखता है, वो इसको न्यूट्रलाइज करता है, जिसके कारण हम इसके डायरेक्ट अटैक से बच जाते हैं। बट यदि हम डाइट से एंटीऑक्सीडेंट कम लेते हैं तो फ्री रेडिकल का लोड और उसके जो दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे ज्यादा पड़ते हैं। कार्सिनोजन से भी ये एक्टिवेट हो सकता है। कार्सिनोजन होता है कैंसर कोजिंग एजेंट्स। इसमें पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, पेस्टिसाइड भी हो सकते हैं, हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, आज का लाइफस्टाइल भी हो सकता है। ट्यूमर प्रोमोटर्स, जो कैंसर का ट्यूमर होता है उसमें जो प्रमोटर होते हैं, ग्रोथ फैक्टर होते हैं, वो भी एनएफकेबी को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। एंडोटॉक्सिन भी उनमें से एक है, साइटोकाइनेज भी इनमें से एक प्रोसेस है। फ्री फैटी एसिड और एनिमल बेस्ड डाइट, देखिए स्टडी में ये पाया गया जो एनिमल बेस्ड डाइट ज्यादा खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करते हैं, वो ज्यादा एंटी इन्फ्ला, जो उनमें ज्यादा इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में एज कम्पेयर टू जो प्लांट डाइट पे, वेगन डाइट पे रहते हैं, क्योंकि वेगन डाइट में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल बेस्ड डाइट में। तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए एडवांटेज है कि उनकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होने के चांसेस लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, डायबिटीज से रिलेटेड हो, या न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है, उसमें प्लांट बेस्ड डाइट में कम होने के चांसेस हैं एज कम्पेयर टू जो एनिमल बेस्ड डाइट पे रहते हैं। राइट, ये बहुत सारे फैक्टर हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो भी एनएफकेबी को एक्टिवेट करते हैं। राइट, तो क्या किया जाए? तो एक ही समाधान है कि हमें एनएफकेबी को सुप्रेस डाउन करके रखना पड़ेगा, यानी कि उसको हमने इनिबिट करके रखना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट होने से बचाना पड़ेगा। ऐसी चीजें हमें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी जो उसको एक्टिवेट होने से बचाए। राइट, अब इसको कैसे बचाया जा सकता है, किन किन चीजों को यूज करके, आइए एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेचुरल यदि आप ब्लॉकर्स की बात करें जो एनएफकेबी को डीएक्टिवेट रखते हैं, जो उसको एक्टिवेट होने से बचाते हैं, इसमें से एक है टर्मरिक यानी कि हल्दी है, अश्वगंधा है, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, रेड चिली यानी कि जो हम रेड चिली खाते हैं वो, फेनल, जिंजर, एलोए, मेथी, दालचीनी, लौंग, एप्पल, रेड ग्रेप्स, ग्रीन टी, सिट्रस फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, बहुत सारी प्लांट बेस्ड फ्रूट बेस्ड जो डाइट है वो नेचुरल ब्लॉकर्स हैं, और जिनमें से स्पाइसेस का सबसे ज्यादा नंबर आता है। और उन स्पाइसेस में सबसे ज्यादा पोटेंसी यदि किसी नेचुरल एनएफकेबी ब्लॉकर्स की पाई गई है तो वो टर्मरिक में पाया जाने वाला कर्क्यूमिन है।
अब आपका जो कर्क्यूमिन ओके लाइफ केयर लेके आई है और जो बाहर का कर्क्यूमिन है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और कर्क्यूमिन को ही मोस्ट पोटेंट एनएफकेबी ब्लॉकर माना गया है। रिसेंटली साइंटिफिक एविडेंस इसको प्रूव करते हैं, क्योंकि लगभग 800 के आसपास इस पे रिसर्च पब्लिश्ड हैं। और और देखिए बहुत सारी रूट्स आप यूज करते हैं, नॉट ओनली हल्दी। देखिए अनियन आप देखेंगे वो भी एक रूट का पार्ट है, आप गार्लिक देखेंगे वो भी रूट का पार्ट, गाजर, मूली, सलगम, ये सारी चीजें आप ये रूट वाले पार्ट में ही हमें मिलती हैं किसी भी प्लांट के। तो इनकी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और इनमें से हल्दी अपने आप में बहुत बड़ी एक पोटेंट है, पोटेंसी रखती है, औषधीय गुण रखती है, जिसका जिक्र नॉट ओनली आज के साइंटिफिक एविडेंसेस के थ्रू मिलता है, बट आयुर्वेदिक के रेफरेंसेस, जो लिटरेचर हैं, जो आयुर्वेदिक के ग्रंथ हैं, जो आयुर्वेदिक की रेनाउंड जो बुक्स हैं, उनमें भी हल्दी के यूज का बहुत ज्यादा मतलब लिटरेचर मिलता है, हमें एविडेंस मिलता है। तो सदियों से ऋषि मुनि इसको, सदियों से आयुर्वेदिक के जानकार इसको यूज करते आए हैं बीमारियों में, लाइक कोई चोट लगने में दूध में हल्दी डाल के पीना, या हल्दी का लेप लगाना स्किन के, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी उन चीजों में, राइट। यदि मैं क्यूरक्यूमिन और C3 कॉम्प्लेक्स, जो ये हमारा क्यूरक्यूमिन है, इसमें और क्यूरक्यूमिन में डिफरेंस देखा जाए, तो जो आप बाहर का जो सिंथेटिक क्यूरक्यूमिन है उसके 6 कैप्सूल और आपका 1 कैप्सूल बराबर का काम करता है, राइट। तो कहने का मतलब एक ही है हमारे की बायोपोटेंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये 3 क्यूरक्यूमिनेट कॉम्प्लेक्स से बना है, जिसमें क्यूरक्यूमिन 60 से 70% है, डीमिथॉक्सी क्यूरक्यूमिन है, और साथ में सॉरी 20 डीमिथॉक्सी क्यूरक्यूमिन है। और ये पेटेंटेड C3 कॉम्प्लेक्स क्यूरक्यूमिन है, जो कि सिबिल्सा लैब का पेटेंटेड है, और ओके लाइफ केयर ने इस पेटेंटेड को आपके लिए आपके यूज के लिए, आपको हेल्थ बेनिफिट क्यूरक्यूमिन के ज्यादा मिले, इसको ओके लाइफ केयर ने उनके माध्यम से लॉन्च किया है। तो ये बाहर के जो सिंथेटिक आते हैं मार्केट में क्यूरक्यूमिन, इसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये नेचुरल है, ये हल्दी का जो रूट वाला पार्ट है उसके राइजोम वाले पार्ट से निकाला गया है, जो कि 100% नेचुरल है। क्लिनिकल ट्रायल्स की मैं बात करूं तो प्रोस्टेट कैंसर पे, सोराइसिस पे, कोलोन कैंसर पे, ब्रेस्ट कैंसर पे, पेनक्रियाटिक कैंसर पे, अल्जाइमर पे, न्यूरोलॉजिकल बहुत सारे डिसऑर्डर्स पे, डायबिटिक नेप्रोथेरेपी यानी कि किडनी पे जो दुष्प्रभाव डायबिटीज के पड़ते हैं, इन सारी चीजों पे इसका क्लिनिकल ट्रायल लिया गया, और उसमें बहुत अविश्वसनीय इसके रिजल्ट सामने आए हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, स्पेशली कैंसर के केसेस में। तो बहुत अच्छा एक तरीके का आप नेचुरल C3 क्यूरक्यूमिन आपके पास अब बास्केट में है, जो कि ओके लाइफ केयर लेके आया है। C3 हमने बायोप्रीन भी इसमें ऐड किया गया। बायोप्रीन ये भी एक पेटेंटेड नाम है पाइप्रीन का। पाइप्रीन भी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, जैसे क्यूरक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है, ऐसे ही बायोप्रीन पाया जाता है काली मिर्च में, यानी कि ब्लैक पेपर में। उसका पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो बायोप्रीन के नाम से C3 के साथ मिलाया गया है। इसका मिलाने का एक ही इसके पीछे रीजन है कि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, वो जो बॉडी में इसके औषधीय गुण है उसको बढ़ा देता है, यानी कि बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा कर देता है। लगभग 100 जो स्टडी में पाया गया 154 टाइम, 154 टाइम ये हायर कर देता है बायो अवेलेबिलिटी एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल क्यूरक्यूमिन होता है, जब इसको हम बायोप्रीन के साथ मिला देते हैं। तो इसको ये यूनिक बनाता है, राइट। यानी कि 6 कैप्सूल वर्सेज 1 कैप्सूल। मार्केट के क्यूरक्यूमिन के जो 95% क्यूरक्यूमिन की मात्रा को जस्टिफाई करते हैं, और C3 बायोप्रीन के साथ यदि आप लेंगे तो ये मार्केट के 6 कैप्सूल और इसका 1 कैप्सूल बराबर मात्रा में ये एक तरीके का बराबर होता है। तो वाई डेली C3 क्यूरक्यूमिन डेली क्यों खा सकते हैं? क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है, सिनर्जेटिकली इफेक्ट डालता है बायोप्रीन के साथ, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, और बहुत जल्दी इसकी इसकी जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है हमें मिलती है। सिंथेटिक नहीं है, नेचुरल है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, एंटी इंफ्लेमेटरी रोल प्ले करता है, एंटी कैंसर है, हार्ट डिजीज में ये काम करता है, ब्रेन पे ये काम करता है, LDL HDL रेशो को ये मेंटेन रखने का काम करता है, आर्थराइटिस में ये बहुत अच्छा काम करता है, इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है, एंटी एलर्जी की है, लंग्स हेल्थ जो कि आज कोरोना के टाइम में सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसी पे पड़ता है, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। ये रिड्यूस करता है
इनटेक ऑफ पेन किलर्स का देखिए, हिपेटोटॉक्सिक माने जाते हैं पेन किलर, हमारे लिवर और किडनी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं लगातार उनका यूज, और हैवी डोज कोई लेता है तो उस डोज को कम किया जा सकता है, क्योंकि एंटी इंफ्लामेटरी रोल आपका क्यूरक्यूमिन प्ले कर सकता है, जिसके कारण पेन किलर का यूज भी कम हो सकता है। कंट्रोल स्किन प्रॉब्लम्स, सदियों से हल्दी का मुंह पे लगाना, फेस पे लगाना, शादियों के टाइम पे आप देखते आए हैं, तो ये स्किन प्रॉब्लम को भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से, इवन सोरायसिस जैसी बीमारी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ईजिंग अर्थराइटिस, अर्थराइटिस में काफी आराम मिलेगा यदि आप करक्यूमिन को लगातार यूज करेंगे, और अदर जॉइंट्स ऑफ प्रॉब्लम उसमें भी आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं इसके यदि रेगुलर सेवन किया जाए तो। स्किन केयर, स्पेशली जब आप स्किन की केयर के लिए चूज करें तो आप C3 करक्यूमिन, ब्यूटीफुल और विटामिन सी तीनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। यदि आप ऑर्थो केयर के लिए जा रहे हैं तो करक्यूमिन के 4 से 6 कैप्सूल आप पर डे ले सकते हैं अर्थराइटिस के केस में, ऑर्थो ओमेगा 7 में और जॉइंट जिम, ये 3 प्रोडक्ट आपको काफी अच्छा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है हमारी नजर में, कि आप ऑर्थो केयर, कंप्लीट ऑर्थो केयर करना चाहते हैं तो ये 3 प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। कैंसर प्रिवेंशन की ये बात की जाए तो C3 करक्यूमिन के 6 कैप्सूल पर डे, गैनोलाइफ के 4 कैप्सूल पर डे और तुलसी ड्रॉप, ये 3 कॉम्बिनेशन है जो कि आपकी रिकरेंस के चांसेस कम करेगी, या जो कि आपका ट्यूमर का साइज है उसको कंट्रोल करने का काम कर सकता है। आप ऑनगोइंग पेशेंट भी है कैंसर के तब भी यूज कर सकते हैं। आप कैंसर कीमोथेरेपी रेडिएशन लेके ठीक हो गए हैं कि दोबारा जिंदगी में ना आए, तो इसको आप करक्यूमिन का सेवन लगातार कर सकते हैं गैनोलाइफ के साथ, यानी गैनोडर्मा के साथ। तो बहुत पावरफुल एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखने वाले ये दोनों प्रोडक्ट हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। इम्यूनिटी और कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, या उसकी रिकवरी करने के लिए हो भी गया है तो उस केस में आप क्यूरक्यूमिन के 2 कैप्सूल, I3 के 2 कैप्सूल, विटामिन सी। कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इट इज ए हेल्थ गोल्ड, आप इसको गोल्ड से कम ना माने, हेल्थ के लिए सेफ है और ग्रास सर्टिफाइड है, USFDA द्वारा ग्रास सर्टिफाइड की लिस्ट में ये आता है। इसके खाने से कोई एलर्जी, कोई रिएक्शन नहीं होता, नेचुरल है और साइंटिफिकली है, यानी कि पेटेंटेड है, साइंटिफिकली रिसर्च प्रोडक्ट है। और बस यही कहना चाहता हूँ, इसमें ध्यान रखने की बात यही है कि जो ब्लड थिनर लेते हैं, जैसे कोई एस्प्रिन खा रहा है, वारफेरिन खा रहा है, ब्लड थिन, खून पतला करने की जो दवाइयाँ खा रहा है, उसको उसके साथ इसको यूज ना करें, क्योंकि ये भी खून पतला करने का काम करता है। तो हो सकता है उसके लिए डेंजरस हो जाए। उस केस में जो खून पतला करने वाली दवाई खा रहा है वो अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से इसको डिस्कस कर सकते हैं। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में इसका ट्रायल तो नहीं हुआ है प्रेग्नेंट वुमेन पे, पर ये खाने में सेफ है, ऐसा इसके लिए इसके एविडेंसेस बोलते हैं। तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी बीमारी का, उस केस में अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से जो पूछें खाने से पहले। कैंसर जैसी बीमारी में बहुत ज्यादा लाभदायक है, और इम्यूनिटी बूस्टर, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, ब्रेन की फंक्शनिटी, टाइप 2 डायबिटिक में, इन पेशेंट के लिए तो बहुत अच्छा रामबाण का ये काम करता है। सो थैंक यू सो